तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आप फार्माकोलॉजी में एम फार्मा करते हैं तो फार्माकोलॉजी में एम फार्मा करने के बाद आप कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है, क्या क्या उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहली बात की जाए आरएनडी के अंदर, मतलब अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको आरएनडी के अंदर वर्क कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर क्या काम होता है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, साथ ही साथ एनिमल स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी आरएनडीज के अंदर नए नए फॉर्मुलेशंस के ऊपर वर्क किया जाता है, नए नए एपीआईज को डेवलप किया जाता है। तो उनकी एक्टिविटी और सेफ्टी को चेक करने के लिए उन ड्रग के जो ट्रायल्स होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर किए जाते हैं, और ये काम फार्माकोलॉजी से रिलेटेड पर्सन करते हैं। और वो प्रॉपर एनिमल्स ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद वो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपनी हायर अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि जो ये नई ड्रग या नया फॉर्मुलेशन डेवलप किया गया है ये कितना ज़्यादा सेफ है ह्यूमंस के ऊपर, क्योंकि सारी इन विवो टेस्टिंग जो की जाती है वो फार्माकोलॉजी पर्सनस के थ्रू ही की जाती है। तो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो आरएनडी लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड पर्सन काम करते हैं वो लोग एनिमल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर काम करते हैं। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर एनिमल्स के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसे हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, और वहीं जो ह्यूमंस के ऊपर जो स्टडी की जाती है उन्हें हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। तो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स ये दोनों फार्माकोलॉजिकल पर्सन के थ्रू ही ऑपरेट किए जाते हैं और इन्हीं की निगरानी में होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो पहले से ही है, तो उस वीडियो को देख के आप पूरा सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी फार्माकोलॉजी में एम फार्मा कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी, बट अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं और आपको नहीं पता है तो आप मेरे वो वीडियो देख के प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। दूसरा जो डिपार्टमेंट है या दूसरी जो पोस्ट होती है वो होता है मेडिकल कॉलेजेस। आपको नहीं पता होगा पर मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहां पर लोग एमबीबीएस करते हैं वहां पर भी फार्माकोलॉजी को पढ़ाया जाता है। फार्माकोलॉजी एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है और यहाँ पर भी एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी वर्क करते हैं एज ए प्रोफेसर, एज ए एकेडमिक्स। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपने जब किसी भी मेडिकल कॉलेजेस का नाम पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस होता है तो मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल रिसर्च सेंटर ऐसे नाम लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस मेडिकल कॉलेजेस के अंदर रिसर्च सेंटर भी है जहाँ पर रिसर्च की जाती है, और यहाँ पर फार्माकोलॉजी से रिलेटेड पर्सन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई बार मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अलग अलग ड्रग्स जो वहाँ पर पेशेंट्स के ऊपर यूज़ हो रही है उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, वो कितनी इफेक्टिव है, उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, उन ड्रग्स की बायोबिलिटी क्या है। पेशेंट्स के ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके उन ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, और इस पूरी रिसर्च के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो लोग प्ले करते हैं वो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड लोग करते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको एज ए टीचिंग फैकल्टी के रूप में भी रोल प्ले करना होता है, साथ ही साथ आपको एज ए साइंटिस्ट भी रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि आपको फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करना पड़ता है। और मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ कि फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग की एक्टिविटी को चेक करते हैं। यहाँ पर हम ड्रग की फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक इन दोनों का वर्क करते हैं। मतलब ड्रग जब हम लेते हैं तो ड्रग बॉडी के अंदर कैसा एक्शन दे रही है, साथ ही साथ हमारी बॉडी ड्रग को कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, इन दोनों चीज़ों को हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फार्माकोलॉजी से जुड़े हुए लोग मेडिकल कॉलेज के रिसर्च सेंटर के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा जो तीसरा डिपार्टमेंट है या जो तीसरी फील्ड है वो है बीडीएस। जितने भी डेंटल कॉलेजेस होते हैं, जी हाँ, जो डेंटिस्ट होते हैं जो कि बीडीएस कोर्स करते हैं उन कॉलेजेस के अंदर भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड पर्सन वर्क करते हैं एज ए फैकल्टी, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट भी, क्योंकि बीडीएस के अंदर भी फार्माकोलॉजी को पढ़ाया जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फार्माकोलॉजी का सिलेबस काफ़ी कम और छोटा होता है, क्योंकि बीडीएस जो कोर्स होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो लोग केवल माउथ और जो गला होता है यहीं तक पढ़ाई करते हैं, उनको बस इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करनी होती है, और वो पूरे कोर्स के अंदर केवल माउथ और नेक से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट का काम केवल यहाँ तक होता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर केवल फार्माकोलॉजी केवल माउथ और नेक से रिलेटेड ही पढ़ाई जाती है, इसीलिए इनका सिलेबस काफ़ी कम होता है, बट होता तो है। तो यहाँ पर भी एम फार्मा एंड फार्माकोलॉजी के कैंडिडेट वर्क करते हैं एज ए फैकल्टी और एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। जो हमारा फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप फार्माकोलॉजी में एम फार्मा करने के बाद काम कर सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है सीआरओ। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी आज की डेट में काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, और ये एक प्राइवेट सेक्टर होता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है और यहाँ पर क्या काम होता है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर एनिमल स्टडी की जाती है,
प्री क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि फार्माकोलॉजी में जो एम फार्मा कैंडिडेट होते हैं वो लोग काम करते हैं, यहाँ पर वर्क करते हैं। देखिए होता ये है बेसिकली कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो R&D लेबोरेटरीज होती है वहाँ पर ये प्री क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं। और जो हमारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर हमारे PhD स्टूडेंट्स होते हैं या एम फार्मा स्टूडेंट होते हैं वो भी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है एनिमल स्टडी, एनिमल के ऊपर ड्रग की एक्टिविटी को चेक करना। तो जो इंडस्ट्री के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो R&D डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, क्योंकि जब हम एनिमल स्टडी के ऊपर जाते हैं तो अलग अलग एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की जाती है और अलग अलग एनिमल्स की जो कंडीशंस होती है, जो उनको कंडीशन प्रोवाइड करानी होती है वो भी अलग अलग होती है। मतलब रेट के लिए आपको अलग लेबोरेटरी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जो खरगोश होते हैं उनके लिए अलग कंडीशन होती है, सभी एनिमल्स के लिए कंडीशंस अलग अलग होती है। तो कई बार रिसर्च जो R&D लेबोरेटरीज होती हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ की वो उस तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है कि उस काम को वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से करवाती हैं, जिन्हें हम CRO कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो अपना काम इन ऑर्गेनाइजेशन से के थ्रू करवाती हैं। मतलब उनके पास उनके R&D पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ना वो R&D के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो वो अपना ये काम CRO से करवाते हैं। सेम कॉलेजेस के अंदर भी होता है, कई PhD स्टूडेंट या एम फार्मा स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन कॉलेजेस के अंदर वो काम करते हैं वहाँ पर उनकी जो फार्माकोलॉजी लेबोरेटरीज होती है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, जिससे उनके रिजल्ट अफेक्ट होते हैं। तो वो लोग भी अपना काम जो होता है वो CRO के थ्रू करवाते हैं। ये जो CRO होते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब पैसे लेके रिसर्च करते हैं और अपने रिजल्ट्स जो भी उनके रिजल्ट्स होते हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या काम होता है। देखिए CRO में आज भी फार्माकोलॉजी में एम फार्मा के करने के बाद काफ़ी लोग जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज काम कर रहे हैं और इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है ये जो सेक्टर है, क्योंकि भारत के ही रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं आते हैं, बाहर से मतलब विदेशों से भी कई बार रिसर्च से रिलेटेड वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, या विदेशों में जो लोग PhD कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं वो लोग भी अपना रिसर्च वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू करवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर सैलरी स्केल भी बहुत अच्छी खासी होती है। वो सब आपकी वर्क और आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आज जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि भारत के अंदर आज काफ़ी CRO अभी काम कर रहे हैं, और अगर आपको इसके ऊपर और भी जानकारी चाहिए तो मेरा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर एक जो मेरा वीडियो है उसके अंदर भी मैंने CRO के ऊपर बात करी है। तो और ज़्यादातर भारत के अंदर CRO जो है वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर है या इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर आपको मिलेगी। गुजरात के अंदर, मुंबई के आसपास आपको मिल जाएगी, या आपको चंडीगढ़ के आसपास भी काफ़ी CROs हैं, हैदराबाद के आसपास, बेंगलोर में भी काफ़ी CRO आपको मिल जाएंगे। तो ये ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ के आसपास ही ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और अगर आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो सीधे आप पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू वहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो भारत सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दो ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO और CDRI, यहाँ पर भी आप आफ्टर एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी में करने के बाद आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिंपल है, यहाँ पर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जब भी कोई वांट्स निकलती है, रिक्वायरमेंट निकलती है, तो वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहीं पर आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, और उस पर्सनल इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप इन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की दो अथॉरिटीज़ हैं, DRDO और CDRI, जहाँ पर आप एम फार्मा करने के बाद यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि एम फार्मा, अगर आप फार्माकोलॉजी के अंदर एम फार्मा करते हैं तो आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज के अंदर एज ए फैकल्टी वर्क कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू PCI, किसी भी फार्मेसी कॉलेज में जहाँ पर B फार्मा रन होता है वहाँ पर कम से कम 2 फार्माकोलॉजी की फैकल्टी होना ज़रूरी है, 2 फैकल्टी इन फार्माकोलॉजी। तो चांसेस थोड़े कम है, बट फार्माकोलॉजी एक अच्छा खासा एक सब्जेक्ट होता है जो कि फार्मेसी के अंदर काफ़ी वेटेज रखता है। तो कई बार कॉलेजेस 2 से ज़्यादा फैकल्टीज़ को भी रिक्रूट कर लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू PCI गाइडलाइन कम से कम 2 फैकल्टी होना ज़रूरी है। तो जो लोग एज ए फैकल्टी अपना करियर बनाना चाहते हैं फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर, वो लोग वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं आफ्टर एम फार्मा, और आफ्टर एम फार्मा करने के बाद आप B फार्मा को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा एक और काफ़ी बड़ा प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर फार्माकोलॉजी में एम फार्मा करने के बाद कैंडिडेट जाते हैं, वो होता है फार्माकोविजिलेंस स्टडी। काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेट्रो सिटीज़ के अंदर वर्क कर रही हैं जो
जो कि ड्रग्स की फार्माकोविजिलेंस स्टडी करती हैं। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि दूसरी कंपनियां, मतलब कोई भी कंपनी हो जिसको अपनी पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर फार्माकोविजिलेंस स्टडी करानी होती है, वो लोग इन ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पैसे देते हैं और उनके बिहाफ में ये लोग उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर फार्माकोविजिलेंस स्टडी करते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर फार्माकोविजिलेंस स्टडी क्या होता है? तो देखिए, किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता लगाना या उसके ऊपर वर्क करना ही फार्माकोविजिलेंस स्टडी कहलाता है। काफ़ी कंपनीज जो होती हैं, जब वो कोई नया फार्मुलेशन डेवलप करती हैं या नया कॉम्बिनेशन डेवलप करती हैं और वो जब मार्केट के अंदर जाता है, तो उनको ये पता करना होता है कि हमारी जो नई ड्रग है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर किसी टाइप के एडवर्स इफेक्ट तो शो नहीं हो रहे हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए वो लोग फार्माकोविजिलेंस जो ये संस्थान होते हैं या जो ये कंपनीज होती है जो फार्माकोविजिलेंस स्टडी करती हैं, इनको वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि सर आप जाइए और पता कीजिए कि हमारी जो नई ड्रग है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, उसमें किसी टाइप के एडवर्स इफेक्ट तो शो नहीं हो रहे हैं। तो वो लोग फिर इसके बिहाफ पे वर्क करते हैं और वो कंपनी को बताते हैं कि सर आपकी जो ड्रग है वो मार्केट में इस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो ऐसे एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है। वो सब तरीके का उनको डाटा प्रोवाइड करवाते हैं कि इस एज से इस, मतलब कि आपकी ड्रग जो है वो बच्चों में कैसा परफॉर्म कर रही है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनमें कैसा परफॉर्म कर रही है, जो एडल्ट हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें किस टाइप का परफॉर्म कर रही है। मतलब सब तरीके की इन्फॉर्मेशन वो उस पर्टिकुलर कंपनी को देती हैं, जिससे कि कंपनी को भी उस ड्रग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे कि उनको एक बात पता चल जाती है कि हमारी ड्रग मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप समझ गए होंगे कि फार्माकोविजिलेंस स्टडी क्या होती है। और इस फार्माकोविजिलेंस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा फार्माकोलॉजी से रिलेटेड लोग ही वर्क करते हैं, क्योंकि ड्रग के साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा फार्माकोलॉजी से रिलेटेड पर्सन्स को ही इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा सेक्टर है और अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर मिलती है। और मैंने एक चीज़ अभी देखी है कि आफ्टर एम फार्मा एंड फार्माकोलॉजी काफ़ी लोग इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और कई लोग तो कुछ साल, 1 साल 2 साल 3 साल काम करने के बाद अपना खुद का फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं। उसके अलावा एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, नाम से तो आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एम फार्मा करने के बाद क्या मैं किसी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज ए वर्क करूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हॉस्पिटल की, जिन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ वो भारत के काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, एस्टर डीएम हो गया, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। और आप समझ सकते हैं, अगर आपने देखे भी होंगे इन मेट्रो सिटीज में तो कितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। यहाँ पर जो फार्मासिस्ट काम करते हैं वो ज़्यादातर फार्माकोलॉजी में एम फार्मा होते हैं, क्योंकि इनको ड्रग के फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, ड्रग के साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और उसकी डोजिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए जो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जब भी किसी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी ही मांगते हैं। और यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब मान के चलिए कि जो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 40 से 45 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होती है और ये 1 लाख या 2 लाख तक चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च वर्क भी होता है। और वही रिसर्च वर्क होता है जो मैंने आपको मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बताया था कि जो नई नई ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है वो पेशेंट्स के ऊपर कैसा इफेक्ट कर रही हैं, उनकी फार्माकोविजिलेंस स्टडी की जाती है, परफॉर्म की जाती है, और साथ ही साथ ड्रग की बायोबिलिटी स्टडी भी परफॉर्म की जाती है। मतलब ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ये अपने आप में एक नए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। और यहाँ पर भी जो एम फार्मा फार्माकोलॉजी पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जो फार्मासिस्ट काम करते हैं वो आपको एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी ही मिलेंगे, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ये बहुत मल्टीटास्किंग काम करते हैं वहाँ पर। तो यहीं पे मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ब्रांचेस के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट्स पे आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं आने वाले समय पे इस नए टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधा इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।